उस महिला का पति और प्रेमी एक ही रूम में बैठे हुए थे, सामने टीवी चल रही थी और उसमें एक मूवी को वो लोग देख रहे थे। मूवी का नाम दृश्यम था। उस मूवी को एक बार देखते हैं, फिर दोबारा से उस मूवी को देखते हैं और सुबह से शाम तक उस मूवी को बार बार देखते हैं। लगभग 4 बार उस मूवी को देखते हैं। महीनों तक दोनों मिलकर एक प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग ये थी कि जिसकी पत्नी थी वो महिला और जिसकी प्रेमिका थी, मतलब प्रेमी और पति मिलकर उस महिला को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। 1 महीने की प्लानिंग के बाद पति और प्रेमी मिलकर उस महिला को मौत के घाट उतार देते हैं। बड़ी प्लानिंग से जमीन में दफन कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति और प्रेमी दोनों मिल गए और जब 4 बार 1 महीने तक दृश्यम मूवी को देख देख कर प्लानिंग की गई तो फिर पुलिस ने उन लोगों को कैसे पकड़ लिया। और इस घटना की शुरुआत से लेकर जब आखिर तक आप जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन इसमें जो महिला थी उसके साथ इतनी खतरनाक घटना हो गई कि उसने कभी ख्यालों में सोचा तक नहीं होगा। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या था इसको शुरू से जब बताएंगे आपको विस्तार से। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम मांस है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके कमेंट्स, इतने प्यार भरे भरे कमेंट्स पढ़कर दिल खुश हो जाता है। और जितने भी लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए हैं उनके कमेंट्स को मैं इस वीडियो में पढ़ूंगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक कोई कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, आप कहां से हैं, मेरी वीडियो को कब से देख रहे हैं और आपका कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो सवाल कर सकते हैं। उसका जवाब भी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। तो आज की जो घटना है, घटना छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ का जिला है कवर्धा जिला है। और वहीं का एक जो गांव है चीमा गोदी गांव, उसके ही पास में दूसरा गांव है और वहीं का एक थाना पड़ता है। उस थाने में 22 जुलाई को एक शख्स आता है और वो पुलिस को बताता है कि 19 जुलाई को उसकी बहन यहाँ से निकली थी शहर जाने के लिए, लेकिन वो शहर में पहुंची नहीं है, शहर गई है या फिर शहर में कहाँ गई है ये पता नहीं चलता। उसका नाम गवालिन है और जिसके 3 बच्चे हैं, घर पर तीनों बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों को छोड़ते हुए वो चली गई थी। उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आई। हमने चारों तरफ रिश्तेदारों में इधर उधर ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। हम बड़े ज्यादा परेशान हैं। और जो महिला है वो तलाकशुदा है। जो उसका पति है जिसका नाम लोकेश साहू है, उससे 3 साल पहले उसने तलाक ले लिया था, अकेली रहती थी। और जो उसका एक प्रेमी भी है राजाराम, प्रेमी भी बड़ा परेशान है, प्रेमी भी उसको ढूंढता फिर रहा है। सब लोग बड़े परेशान हैं और 19 जुलाई से वो गायब है। पुलिस ये सुनती है, उसकी जो भाई था उसकी जो प्रार्थना पत्र है वो लेती है और रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। महिला को ढूंढने में पुलिस लग जाती है। आपको तो पता है कि किसी महिला के गायब होने पर जाहिर सी बात है जब कोई पुलिस को लाश नहीं मिली है तो महिला के गायब होने पर पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती। पुलिस को लगता है कि शायद ये गुस्से में कहीं भाग गई होगी, 2-3 दिन के बाद वापस आ जाएगी। इसी वजह से पुलिस कोई ध्यान तवज्जो नहीं दे रही थी। वक्त आगे बढ़ता जाता है और जो भाई था वो थाने के चक्कर लगा रहा था। ये सिलसिला बराबर चल रहा था लेकिन इस चीज पर अभी किसी का कोई ध्यान नहीं गया था। पुलिस को लग रहा था कि शायद जो महिला है वो कहीं चली गई होगी, अपने किसी और प्रेमी के साथ भाग गई होगी। पुलिस का दिमाग ऐसे ही काम करता है। जाहिर सी बात है जो गांव के लोग थे उनको भी लग रहा था जो गवालिन है जिसकी उम्र 29 साल है वो किसी के साथ चली गई है, किसी युवक के साथ या फिर अपने बच्चों को छोड़कर भाग गई होगी। कोई ना कोई तो वजह होगी। लेकिन लोगों के दिमाग में सवाल थे, चर्चा का माहौल बना हुआ था। वक्त गुजरता जाता है और जुलाई का पूरा महीना गुजर जाता है। अब अगस्त लग जाती है और जो भाई था वो बराबर थाने के चक्कर काट रहा था। और उसी बीच जब थाने में कोई सुनवाई नहीं होती जो भाई था वो अपने परिवार के साथ मिलकर और लोगों के साथ मिलकर एसएसपी अभिषेक पल्लव के पास पहुंचता है। वहां पर उनके ऑफिस में जाता है और बताता है कि मेरी बहन इतने टाइम से गायब है। उसके 3 बच्चे रो रो कर अधमरे हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, पूरा परिवार परेशान है लेकिन उसका कोई पता नहीं है। और जो हमारा थाना है वो कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम बराबर थाने के चक्कर काट रहे हैं। फौरन अभिषेक पल्लव थाने में फोन लगाते हैं और बोलते हैं भाई क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, जांच पड़ताल करो। और जैसे ही एसएसपी साहब का फोन पहुंचता है थाने में खलबली पहुंच जाती है और थाने वाले जो एसएचओ साहब थे फौरन वो जांच पड़ताल अब शुरू करने लगते हैं। इतना वक्त गुजरने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू की जाती है और जो गवालिन थी उसके जाने से पहले जो उसकी फोन की लास्ट कॉल जिस पर की गई थी
उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि उसने राजाराम को कॉल की थी। राजाराम जो उसका प्रेमी है, जो उसके साथ रहता है, उसके कमरे पर आता है, जो घर है उसका, वहां पर आता जाता है। फौरन पुलिस राजाराम को गिरफ्तार कर लेती है। राजाराम से पूछती है, वही तुम्हारे साथ थी? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि जो गवालिन है उसको राजाराम की बाइक पर जाते हुए कई लोगों ने देखा भी था। ये बात पता चलने के बाद जब राजाराम से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो राजाराम टूट जाता है, वो घबरा जाता है और बोलता है कि हाँ, मेरे साथ गवालिन गई थी, लेकिन गवालिन को मैंने उसके पति के साथ मिलकर और मैंने खुद मिलकर हमने उसको जो धनी सुख घाट है वहीं पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी और वहीं पर उसकी लाश दफन कर दी है। पुलिस ये सुनते ही आनन फानन में सबसे पहले धनी सुख घाट पर पहुंचती है, वहां पर जाकर पूछती है कहां पर लाश गड़ी है। लाश को निकाला जाता है और दूसरी तरफ कैसे हत्या की, किस तरह से हत्या की, कब गाड़ा, ये सब जानकारी जो उसका पति था, 3 साल पहले पति से तलाक हो चुका था, उस पति को भी गिरफ्तार कर लेती है और पति और प्रेमी दोनों से अब पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने जो गवालिन थी उसकी क्यों हत्या की और कैसे हत्या की। तो बताता है जो पति लोकेश है, वो बताता है कि 3 साल पहले की बात है, जब हमारी शादी को सब कुछ हो चुका था, 3 बच्चे भी थे, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन ये जो गवालिन थी मेरी पत्नी, इसका चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं था। ये इधर उधर लड़कों से बातचीत करती थी, मैं बड़ा परेशान था, मैं इसको रोकता था, इसको कई बार प्रूफ के साथ पकड़ा भी, लेकिन इसने सॉरी बोल दिया और फिर उसके बाद ये लड़केबाजी का शौक करने लगी। इसको लड़कों का शौक ऐसे लग चुका था कि चाहे कितना विवाद हो जाए, अगर मैं एक बार किसी लड़के के साथ इसको पकड़ लूं या फिर उससे बात करते हुए पकड़ लूं तो ये उस चीज को और ज्यादा सिक्योर कर लेती थी, मतलब वो गलती दोबारा नहीं करती थी। उस लड़के से बातचीत बंद कर अपनी गलती को सुधारती और बेहतर तरीके से फिर दोबारा से लड़केबाजी करती। तो मैं जब जब इसको पकड़ता था यही सिलसिला बराबर चल रहा था। आखिर में मैंने तंग आकर इससे फैसला किया कि मैं इससे तलाक ले लूंगा और मैंने कोर्ट में डाल दिया कि मुझे इससे तलाक चाहिए। लेकिन इसने अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगा और कोर्ट ने 4,500 रुपए का पूरा भत्ता बनाया, जो 4,500 रुपए में इसको 3 साल से बराबर देता हुआ आ रहा था। और यही गुजारा भत्ता देने की वजह से 4,500 रुपए महीना देकर मैं गरीब हो चुका था, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ चुका था, मैं बड़ा परेशान था, टेंशन में था। और ये जो 3 साल के जब मेरा तलाक हो गया उसके बाद ये जो राजाराम है जो यहीं पर रहता है, इसकी इलेक्ट्रिक की दुकान है, इलेक्ट्रीशियन है ये, और यहीं पर इसके साथ इसकी प्रेम कहानी चल रही थी बराबर। और ये जो राजाराम है ये इसके साथ रहता था, ये बात मुझे पता थी। लेकिन एक दिन मैं जो राजाराम है उसकी दुकान पर आया था कुछ बिजली का सामान लेने के लिए, और वहीं मैंने पूछ लिया, भाई राजाराम कैसे हो, तुम तो मेरी जिस पत्नी को मैंने तलाक दिया है उसके साथ रहते हो, तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी हसीन होगी। तो राजाराम बोलता है कह रहे नहीं, उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मुझे तो कोई जहर ला कर दे तो मैं जहर खाकर खत्म हो जाऊंगा। ये बात सुनते ही जो ये लोकेश था, लोकेश साहू, ये राजाराम से पूछता है क्या हुआ यार, कैसे परेशान हो। तो वो बताता है कि ये जो तुम्हारी पत्नी है जिसको तुमने तलाक दिया है, बहुत अच्छा किया, जब से मैंने इसको प्रेमिका बनाया है ये मेरी दुकान पर आती है, कभी कुछ ले जाती है, बिजली का सामान ले जाती है। अभी 1 लाख रुपए की ये टोटल बिजली के सामान मेरी दुकान से ले गई है और पैसों की डिमांड करती है। अगर मैं इसे छोड़ना चाहूँ तो पुलिस कोर्ट कचहरी की धमकी देती है। मैं बड़ा परेशान हूँ, इसके शौकों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसको पैसे चाहिए होते हैं, पैसे मुझसे मांगती है, घर का किराया मैं देता हूँ, मैं बड़ा टेंशन में हूँ, बस मैं इससे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जो लोकेश साहू था वो भी बताता है कि मैं भी बड़ा परेशान हूँ, 3 साल से 4,500 रुपए दे देकर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, अब मैं इससे कैसे पीछे छुड़ाऊं, मुझे तो जिंदगी भर इसको कर्जा देना है, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम दोनों पीछे छुड़ा सकें। तो दोनों बोलते हैं कि अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। दोनों की सहमति हो जाती है कि खत्म तो कर देंगे, लेकिन प्लानिंग कैसे हो, कहाँ से प्लानिंग करें, और पुलिस ने अगर हमें पकड़ लिया तो दोनों फैसला करते हैं कि ऐसी प्लानिंग को अंजाम देंगे कि कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा। और उसी बीच ये लोग 1 महीने तक प्लानिंग करते हैं, दृश्यम मूवी को ये बार बार देखते हैं। जो ये राजाराम की जो दुकान थी वहीं पर एक अंदर कमरा था, वहीं कमरे में बैठकर ये लोग दृश्यम मूवी, सावधान इंडिया को पूरे दिन बैठकर देखते थे, कत्ल करने का तरीका सोच रहे थे और इनके दिमाग में कत्ल करने का तरीका आ भी जाता है। 19 जुलाई को ये जो राजाराम था ये बोलता है, गवालिन से बोलता है कि चलो तुम बाजार जा रही हो, शहर जा रही हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ।
वहीं से सामान खरीद लेना। और ये मोटरसाइकिल से लेकर निकलता है, लेकिन प्लानिंग के तहत ये धनी सुख घाट पर बाइक से लेकर गवालिन को पहुंचता है। और जैसे ही गवालिन अपने पुराने पति को देखती है, लोकेश को, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलती है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने प्रेमी से बोलती है तू मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। जब तक गवालिन को समझ पाती कि दोनों ही गवालिन को पकड़ लेते हैं, उसके गली में उसकी साड़ी का पू डालते हैं और साड़ी से कस कर दबाने लगते हैं। गवालिन की आंखें फट जाती हैं। वो सोच रही होगी शायद मरते टाइम कि मेरा पति और प्रेमी दोनों हो गए और आज मेरी जान के दुश्मन बने हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों उसकी हत्या कर देते हैं और वहीं पर 4 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गवालिन की लाश को गाड़ देते हैं। जो फामड़ा था उसको ले जाकर नाले में फेंक देते हैं। और जिस बाइक से वो लोग गए थे और जो गवालिन का जेवरात थे, उनको गांव में आकर एक बिजली के खंभे के पास गाड़ देते हैं। और उसके बाद उनको लगता है कि अब उनको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। जैसे दृश्य मूवी में अजय देवगन को नहीं पकड़ पाएगी, ऐसी उनको भी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन पुलिस के सामने अच्छों की हालत खराब हो जाती है। एक ही बार में राजा राम ने पूरा सच कबूल कर दिया। अब आप इस पर क्या बोलेंगे कि इन लोगों ने जो किया वो बिल्कुल सही था या फिर इसके अलावा भी इनके पास कोई रास्ता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं और एक कमेंट्स कर दें। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। फिलहाल मैं अभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, हो सकता है आपका भी आ जाए। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं फर्रुखाबाद से हूँ, मेरा नाम हुरिया अंसारी है। आप अच्छे से बताते हैं और आपकी वीडियोस से हमें सीखने को मिलता है और पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। हुरिया हूर, आपका नाम बहुत प्यारा है और वालेकुम अस्सलाम। और ये बोल रहे हैं भाईजान आपका क्राइम की दुनिया चैनल पहली बार देखा है, हैरान कर देने वाली कहानी है। मैं मोहम्मद जमालुद्दीन झारखंड से हूँ, मेरा भी नाम लीजिएगा। शुक्रिया भाई। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, आप खैरियत से होंगे? माँ सर, क्राइम कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं सर। इन द वर्ल्ड ग्रेट, दिस इज़ फॉर यू, दुआ खैर में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आपको शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सब कुछ समझा। और आपका रियल नाम क्या है? वैसे इस पर पड़ा है सैड लॉन्ग लाइफ, तो आपका रियल नेम क्या है वो ज़रूर बताइएगा। और इस्माइलिंग व्यवहार बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिग फैन ऑफ यू ब्रो, अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम इस्माइलिंग व्यवहार। और डायनामो बोल रहे हैं हेलो माज भाई कैसे हो, आप शादी कब कर रहे हो? शादी में हमें भी बुलाना भाई। कोई लड़की मुझे ऐसी अभी तक मिल नहीं पा रही है जिससे मैं शादी करूं। अगर मेरा कोई रिश्ता देख दे तो फिर मैं शादी कर भी लूँगा। अगर रिश्ता वगैरह देख रहे हो तो देख लेना, ठीक है? कोई अच्छी सी लड़की हो, बस दिल की साफ, मैं शादी कर लूँगा। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम राशिद खान है, सऊदी में हूँ। आपका वीडियो अच्छा लगता है, यूपी से हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना, दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज़। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, सही से रखे। और शोएबुद्दीन बोल रहे हैं मैं बरेली से हूँ माज भाई, मेरा नाम ज़रूर लेना, मोहम्मद। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं बहराइच से हूँ, आपका वीडियो शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ। और संतोष भाई बोल रहे हैं आप सभी वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हैं सर, मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ। शुक्रिया भाई कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, एक बार मेरा नाम ले लो यार, इमरान अंसारी भाई। तो मैंने आपका नाम ले दिया है। और शाह आलम बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, आगरा रहते हैं, आपके यहाँ से ताजमहल कितनी दूर है? ताजमहल सिर्फ हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता है, मतलब जाना वाना ट्रैफिक की वजह से 1 घंटे का रास्ता है। ये बोल रही है माज भाई आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हूँ, मरियम खान मेरा नाम है। तो शुक्रिया मरियम जी। और सादिक अहमद बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम माज भाई, अरेंज मैरिज अच्छी होती है, लव मैरिज हमेशा 1-2 साल के लिए अच्छी होती है, उसके बाद रोना रोना और लास्ट में तलाक हो जाता है माज भाई। बिल्कुल सही बात है, लास्ट में यही होता है। और ये बोल रहे हैं माज भाई मैं आपका वीडियो कुवैत से देख रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। शुक्रिया आसिफ भाई। ये फिलहाल में ये वो कमेंट्स थे जो आज लोगों ने किए थे। अगर आप अभी जाकर जल्दी से कमेंट कर देते हैं तो अगली वीडियो में पक्का आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें और कोई भी सवाल आप मुझसे हो, जैसे आज का सवाल था कि मैं शादी कब करूंगा, तो मैंने आपको बताया। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल हो तो जल्दी से नीचे जाएँ, कमेंट्स कर दें। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपका नाम लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।